स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को पढ़ लिए हैं, समझ चुके हैं, और उम्मीद है मुझे पूरी कि आप उसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। यदि उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात वर्तमान में किसी कार्य के जारी रहने का जिस प्रकार के काल में बोध होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, अथवा किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या जारी रहने के भाव का बोध जिस टेंस में होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या हिंदी में शायद इसे सार्वकालिक क्रियाकाल कहते हैं, तो हम इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, परंतु हिंदी का रूपांतरण मुझे सही से पता नहीं है। उदाहरण से इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे वह चाय पी रहा है, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वह कार चला रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, माताजी भोजन पका रही हैं, वह काम क्यों नहीं कर रहा है, वह पढ़ क्यों नहीं रहा है, अध्यापक पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, हवा क्यों नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। यहाँ एक चीज जानने योग्य है, यह हम हाईलाइट कर सकेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको आवश्यक रूप से लगभग सभी वाक्यों के अंत में मिलेगा। कोई एक दो वाक्य ही होगा जहां इनके बिना भी कार्य के जारी रहने का बोध होगा। अभी तक मैंने ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें रहा है, रही है या रहे हैं में से कोई एक अवश्य ही आवश्यक रूप से होता ही होता है। तो आप इसको समझ लीजिए, या अगर आप नोट्स पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। फिर हम आगे सीधा असर्टिव सेंटेंसेस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस का उपयोग किस तरह से किया जाता है, यहाँ ऑक्सिलरीज कौन सी हैं और उन ऑक्सिलरीज में किसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इतना आप लिख लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पहचान जान चुके हैं। अब जान लेते हैं कि कौन से ऑक्सिलरीज या सहायक क्रियाओं का उपयोग यहाँ पर हम इस टेंस में करते हैं। देखेंगे यहाँ तीन सहायक क्रिया है, पहली है इज, दूसरी है एंड और तीसरी है आर। इसका उपयोग हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं, एंड का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इतनी बात ठीक है। फिर से देखेंगे, इसका प्रयोग हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड का प्रयोग केवल आई के साथ, ओनली वन आई, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। इतनी बात ठीक है। अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को। हम जानते हैं असर्टिव में दो होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो हम असर्टिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ना कि अफर्मेटिव और नेगेटिव को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को सूचनात्मक वाक्यों को। हम ऑक्सिलरीज को जान चुके हैं, एक चीज और हमको जान लेना है, मेन वर्ब को उपयोग में कैसे आते हैं। चूंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए यहाँ हम वर्ब के कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे, तो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर ही उपयोग करेंगे। जैसे कि अगर प्ले है तो हम उसको प्लेइंग कर देंगे, ईट है तो ईटिंग कर देंगे, रीड है तो रीडिंग कर देंगे, स्टडी है तो स्टडिंग कर देंगे। बिना आईएनजी जोड़े हम कंटिन्यूअस टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है असर्टिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए। पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर इस हम आर का उपयोग करते हैं, तीन ऑक्सिलरीज हैं, जिस प्रकार का करता उस प्रकार की ऑक्सिलरी, प्लस यदि नॉट आता है तो लगाते हैं, मेन वर्ब की आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और यदि कुछ उसके बाद भी बच गया तो उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लास्ट में रखते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि ये सूचनात्मक वाक्य है। पहला एग्जांपल देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो आई, अभी हमने पढ़ा कि आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो आई एम,
यहाँ मुख्य कार्य क्या है, लिखने का, तो राइट। पर चूंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है बेटा, लास्ट में फुल स्टॉप। वह भोजन कर रहा है, मतलब वह भोजन खा रहा है, तो वह के लिए लगाएंगे हम ही। अच्छा, ही के साथ हम इसका यूज करते हैं, तो ही इज ईटिंग फूड, या ही इज ईटिंग सप्लाईज भी आप कह सकते हैं, भोजन मतलब सप्लाई ही होता है। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यहाँ देखिए नहीं आ गया है, नकारात्मक है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा असर्टिव हो गया। फिर से ध्यान देंगे, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के वाक्य होते हैं, क्योंकि सूचनाएं दो प्रकार से हो सकती हैं। एक सूचना आपकी सकारात्मक हो सकती है, तो साथ में दूसरी सूचना आपकी नकारात्मक भी हो सकती है। जहां नहीं का उपयोग होता है उन्हें हम नकारात्मक सूचनाओं का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो ये दो सूचनाएं जो है ये सकारात्मक सूचनाएं हैं, परंतु जो नीचे वाली सूचना है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यह नकारात्मक प्रकार की सूचना है। ठीक है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। वहां भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दोनों प्रकार को अलग अलग नहीं एक साथ पढ़ेंगे, परंतु उनका हम ट्रांसलेशन दो अलग अलग वाक्यों के रूप में देखेंगे। इतना आप चाहे तो आप नोट बना रहे हैं अगर, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। मैं आपको कुछ समय के लिए यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अभी देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक वाक्यों को। और यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, मतलब कि ऑक्सिलरीज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप को नहीं, ये क्वेश्चन मार्क को लेकिन फुल स्टॉप को नहीं, ये एब्रिविएशन के लिए आया हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्हों की पहचान, प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान होती है साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, या जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपके सामने दो वाक्य लिखा हुआ है, दोनों में प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले ही है, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले नहीं लाएंगे। पहले हम किसका उपयोग करेंगे, ऑक्सिलरीज का उपयोग पहले करेंगे वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए या प्रश्नवाचक रूप में ट्रांसलेशन करने के लिए। क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, वह ही, सब्जेक्ट को हम रखेंगे। अब सब्जेक्ट चूंकि हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे, इज ही। चूंकि नहीं जा रहा है, नहीं भी आया है और सूत्र के हिसाब से हमको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यदि आता है तो उसे लगा देना चाहिए। तो इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। इस वाक्य के लिए हमारा ट्रांसलेशन ये है। दूसरा है क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो यू, तुम का यू। अब चूंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ आर लगाएंगे, आर यू राइटिंग लेटर। ठीक है कि ना, आर यू राइटिंग लेटर। ध्यान से देखिए, आर यू राइटिंग लेटर। वाक्य का जो पहला शब्द है वो कैपिटल लेटर्स में रहेगा, उसकी शुरुआत जो होगी वो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, ये सभी आप जानते ही हैं। ये हमारे हो गए दो उदाहरण। आगे हम दो और उदाहरणों को देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हम क्वेश्चन वर्ड को कब आगे लाएंगे। तो चलिए उन्हें भी तुरंत हम साथ में ही देख लेते हैं ताकि हमें ये बात समझने में समस्या ना हो कि कब हमें क्वेश्चन वर्ड को आगे लाना है, कब हमें क्वेश्चन वर्ड को नहीं लगाना है और ऑक्सिलरीज का यूज करते हुए हमें वाक्य को बनाना है। एक एग्जांपल में लिखता हूं, तुम
पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे? वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, इन दोनों वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। क्यों बीच में आया हुआ है, इसको आगे लाएंगे। वाई, अच्छा देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हम ऑक्सिलरी लगाएंगे। यहां ऑक्सिलरी क्या होगा, तुम के हिसाब से होना चाहिए आर। वाई आर यू नहीं, नॉट रीडिंग बुक। यहाँ ए लगा लेंगे, वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, वापस से क्यों है, वाई इज इसलिए क्योंकि ही आया है। वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हम इंपोज कर देंगे। ठीक है, कितनी बार? तो देखिए दोनों हो गया। पहले दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि ऑक्सिलरीज को कैसे उपयोग में लाते हैं। दूसरे दो एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य के बीच में है, हिंदी वाक्यों के बीच में, तो हम उनको अंग्रेजी वाक्यों के सामने लाते हैं ट्रांसलेशन करते समय। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी पूरा हो गया। याद रखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, इज एंड आर ऑक्सिलरीज के रूप में यूज होते हैं। इसका उपयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का उपयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं, आई के साथ, और आर का उपयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लोग कभी कभी बहुत ही एक दो मामलों में इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप इस इलस्ट्रेशन से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और फिर से वही बात, अभ्यास जरूर करेंगे तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रहने की सलाह दें। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आज के लिए, और आज के बाद भी जितने दिन हैं, जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, तब मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सदैव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद, अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।